पतंजलि विवि दीक्षांत समारोह हुआ संपन्न। 1410 विद्यार्थियों को मिली उपाधि। राष्ट्रपति के हाथों मेडल पाकर खिले चेहरे। चारधाम देवस्थानम बोर्ड पर जल्द आएगा फैसला। उच्च स्तरीय समिति ने सीएम को सौंपी 89 पेजों की रिपोर्ट। अध्ययन के बाद निर्णय लेगी धामी सरकार। देहरादून में पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां तेज। 1 लाख की भीड़ जुटाने का लक्ष्य। तैयारी में जुटे नेता। 4 दिसंबर को उत्तराखंड वासियों को करेंगे संबोधित पीएम मोदी। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा खंडूरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। 4 दिसंबर को देवभूमि में पहुंच रहे हैं पीएम मोदी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात की जानकारी दी है। 30,000 करोड़ की योजनाओं का दरअसल शिलान्यास करना है पीएम मोदी ने और 1 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर इसको लेकर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी देवभूमि के दौरे पर रहने वाले हैं, जिसमें आपको जानकारी दे दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। 4 दिसंबर की वो तारीख जब देवभूमि में पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 30,000 करोड़ के लगभग योजनाओं का शिलान्यास पीएम मोदी करने जा रहे हैं और 1 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने का दरअसल लक्ष्य रखा गया है। उत्तराखंड में चुनाव नजदीक है, उससे पहले सौगातों का दौर लगातार जारी है। पीएम मोदी 4 दिसंबर को देवभूमि पहुंच रहे हैं। दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा जिसमें लाखों लोगों को संबोधित करेंगे, उसकी तैयारियों के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। सारी तैयारियाँ देख रहे हैं कि सर प्रकार से हमारे यहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था होनी है। उसी के संबंध में हम लोगों ने चर्चा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी उस दिन जो लगभग 4,000 करोड़ की योजनाएं जो पूरी हो गई हैं, उन योजनाओं का लोकार्पण करेंगे और 26,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने वाले। उसके अलावा जो अन्य योजनाएं हैं उनका भी हम अभी समीक्षा कर रहे हैं कि कौन कौन सी योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण के लिए तैयार हैं। उसी संबंध में हम लोग यहाँ आए हैं। बड़ा उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में, उत्तराखंड की जनता में, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का उत्तराखंड की जनता के साथ, उत्तराखंड के साथ उनका विशेष प्रकार का एक लगाव है। कर्म और मर्म का रिश्ता उनका यहाँ से है और उत्तराखंड के लोग भी उनकी हमेशा प्रतीक्षा करते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो निश्चित रूप से हम सभी लोगों के लिए एक बहुत खुशी की बात है और बहुत ही उत्साह का वातावरण यहाँ पर तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री के दौरे के बाद आपको क्या लगता है कितना बल मिलेगा, क्योंकि चुनाव बिल्कुल नजदीक है? नहीं, प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में, पूरे विश्व में जिस प्रकार से आज उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है, जिस प्रकार से उनका एक स्वीकार्यता है, तो उत्तराखंड तो उनका अपना प्रदेश है। तो निश्चित रूप से उनके आने से हमेशा ये यहाँ की जनता को, हमारे कार्यकर्ताओं को, सभी लोगों को जो है एक नए जोश का, नए उत्साह का संचार होता है। सर, कल देवस्थानम पे आई पावर कमेटी ने आपको रिपोर्ट सौंपी है, कब तक उम्मीद करें कि इसमें कोई डिसीजन जो आप लोग हम देख रहे हैं सभी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संचित शर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। सीधे रुक कर लेते हैं संचित का। संचित, 4 दिसंबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवभूमि पहुंच रहे हैं। तमाम परियोजनाओं का शिलान्यास करना है, लोकार्पण करना है। क्या सौगातें मिलने जा रही है उत्तराखंड वासियों को? जी बिल्कुल पूजा, देखिए उत्तराखंड में 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम देहरादून के परेड ग्राउंड में रखा गया है, जिसका जायजा लेने आज खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां पर पहुंचे थे और तमाम तरीके की जो व्यवस्था है जो होनी चाहिए प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के, उन सबको देखने के लिए खुद पुष्कर सिंह धामी सुबह 9:30 बजे वहां पर उपस्थित थे। साथ साथ उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री और शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत वहां पर मौजूद थे। संगठन मंत्री अजय वहां पर मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक वहां पर मौजूद थे। तो इन सभी लोगों ने, डीएम वहां पर मौजूद थे, एसएसपी वहां पर मौजूद थे, डीआईजी मौजूद थे, सभी बड़े अधिकारी और नेता वहां पर मौजूद थे तमाम तरीके की व्यवस्थाओं को देखने के लिए। और आप कहीं ना कहीं एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो यहाँ पर शिलान्यास करेंगे 30 करोड़ की योजनाओं का। तो आप लगा लीजिए कि जो ये जनसभा जो संबोधित करने प्रधानमंत्री आ रहे हैं, इसका बड़ा लाभ जो भारतीय जनता पार्टी है उसको मिलने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा चुनाव देखिए नजदीक है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं। उत्तराखंड की जनता ने तय करना है कि अगले 5 साल के लिए किसको सत्ता पर बिठाना है। लेकिन दरअसल मैं बात कर रही थी, जिक्र कर रही थी उन योजनाओं का, उन परियोजनाओं का, उन सौगातों का जो 4 दिसंबर को उत्तराखंड वासियों को मिलने वाली है और किस तरीके से उनको उससे लाभ होने वाला है। देखिए, अगर योजनाओं की बात करें तो तमाम जो केंद्र की योजनाएं हैं उनका शुरुआत यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और तमाम जो उत्तराखंड की योजनाएं हैं, जो तमाम तरीके के वर्गों को साधने का काम जो किया जा रहा है, उसको भी लेकर के
प्रधानमंत्री यहाँ से घोषणा करेंगे। और अंदाजा लगाया जा रहा है, अगर सूत्रों की माने तो कहीं ना कहीं जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो मांग उठ रही है उसको भंग करने की, जिसकी जो फाइनल रिपोर्ट जो कमेटी ने पुष्कर सिंह धामी को सौंप दी है, उसको लेकर के भी सूत्रों के हवाले से जो खबर आई निकल के वो ये कि मुख्यमंत्री जो प्रधानमंत्री है वो उस पर भी कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। माना जा रहा है कि वो इस बोर्ड को भंग करने की भी बात कर सकते हैं, जिस तरीके से बिल्कुल देखिए, क्योंकि देवस्थानम बोर्ड जो है वो एक अहम मुद्दा है और काफी विवाद इस पर लगातार काफी समय से चलता हुआ आ रहा है। राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन पिछली बार जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंचे थे तो देवस्थानम बोर्ड को लेकर उन्होंने कुछ नहीं कहा था। इस पर फिर ये बात निकलकर सामने आई थी कि ये राज्य का मुद्दा है, राज्य इस पर निर्णय लेगा। इस बार ही लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में इस बात का कुछ ऐलान किया जा सकता है, देवस्थानम बोर्ड से जुड़ा कुछ भी। देखिए पूजा, भले ही ये राज्य से जुड़ा मुद्दा हो, लेकिन विधानसभा चुनाव की दृष्टि से अगर के देखा जाए तो उत्तराखंड का एक बड़ा मुद्दा है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अगर प्रधानमंत्री किसी बात को कहते हैं तो उसका असर बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि किसी भी स्टेट में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आज पुष्कर सिंह धामी से जब ये सवाल किया गया कि देवस्थानम बोर्ड को लेकर के उनकी सरकार क्या करने जा रही है, तो साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि वो पंडित पुरोहितों से बात करेंगे, अशोक कुलधारी से उनकी बातचीत होगी आज, और उसके बाद वो इस चीज पर कोई निर्णय लेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सीधा अंदाजा लगाया जा रहा है कि वो बात करने के बाद इसके बारे में प्रधानमंत्री ने इस बात को बताएंगे कि क्या बात निकल के आई। और कहीं ना कहीं इस जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो समस्या जो हकदारियों की है उसको लेकर के प्रधानमंत्री निश्चित रूप से कोई ना कोई अगर इस पर बात करेंगे। और इसके अलावा देखिए, उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव जो 2022 में होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी उत्तराखंड आते हैं तो एक बूस्ट मिलता है तमाम कार्यकर्ताओं के, पार्टी को। बिल्कुल उसी बात को आज मदन कौशिक भी कह रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड आना जो है वो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा भरेगा और चुनाव की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जब उत्तराखंड आएंगे तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता तो उत्साहित होंगे और जो जनता जो कनेक्ट करती है भारतीय जनता पार्टी के साथ, जो लोग प्रधानमंत्री को फॉलो करते हैं, जो आइडल मानते हैं उनको, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको फॉलो करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगे और उसका निश्चित रूप से जो सीधा फायदा भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का उत्तराखंड का जो दौरा होगा उससे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा बूस्ट और एक बड़ा फायदा माइलेज मिलने वाला है उत्तराखंड। और साथ ही देखिए, 1 लाख लोगों की उपस्थिति दर्ज कराने का लक्ष्य भी रखा गया है। बिल्कुल, देखिए अगर 1 लाख लोगों की जो उपस्थिति दर्ज कराने की अगर बात आपने कही तो आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी वार्ड है, 100 वार्ड उत्तराखंड के जो देहरादून है उसमें 100 वार्ड है, और पूरे उत्तराखंड के अगर वार्डों की बात करें, बूथ लेवल की बात करें, सारे ही बूथ के कार्यकर्ताओं को, सारे पार्षदों को, विधायकों को, सबको सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्र से अपनी अपनी जो वार्ड है, अपने पार्षदीय क्षेत्र है, उन सभी क्षेत्रों से करीब 1,000 लोगों को लाने का कार्य करेंगे। तो करीब 1 लाख लोगों को जुटाने में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सफल होगी। लेकिन ये भविष्य में देखने वाली बात होगी कि जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने रखा है इतनी भीड़ जुटा पाते हैं नहीं। लेकिन अगर और साथ ही इसमें इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि तीसरी लहर को लेकर सतर्क रहना भी बेहद जरूरी है। हालांकि नई वेरिएंट की पुष्टि अभी भारत में नहीं हुई है, लेकिन लापरवाही एक बड़ी वजह बनती है किसी भी विनाश को लेकर। तो चलिए, बहुत शुक्रिया आपका संचित अभी तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। 4 धाम देवस्थानम बोर्ड जिसका जिक्र अभी हम कर रहे थे, जल्द उस पर फैसला आएगा। उच्च स्तरीय समिति ने सीएम को 89 पेजों की रिपोर्ट अपनी सौंप दी है। अध्ययन के बाद अब धामी सरकार फैसला लेगी कि देवस्थानम बोर्ड को भंग किया जाएगा या एज इट इज वही स्थिति उसकी रहेगी जैसे अभी है। देवस्थानम बोर्ड भंग अगर नहीं होता है तो तीर्थ पुरोहित जन आंदोलन के लिए तैयार बैठे हैं। वहीं आपको बता दें कि लगातार तीर्थ पुरोहितों की तरफ से इस पर नाराजगी दर्ज की जा रही थी। जब से त्रिवेंद्र सिंह सरकार के द्वारा देवस्थानम बोर्ड की जो अहम फैसलों को लेने की ऑथराइजेशन थी वो मुख्यमंत्री के अंडर आ गई थी, लेकिन उच्च स्तरीय समिति बनाई गई। सीएम को अब 89 पेजों की रिपोर्ट भेजी गई है। इंतजार है कि 4 धाम देवस्थानम बोर्ड पर जल्द फैसला आएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशाखा चौधरी हमारी सहयोगी हमारे साथ सीधे जुड़ गई है। विशाखा, 4 धाम देवस्थानम बोर्ड एक
ऐसा बोर्ड जो लगातार विवादों में रहा, एक ऐसा बोर्ड जिसके तीर्थ पुरोहित लगातार विरोध कर रहे हैं, मांगे उठा रहे हैं कि इस बोर्ड को भंग किया जाए। उच्च स्तरीय समिति ने अब सीएम को 89 पेजों की रिपोर्ट तो भेज दी है, लेकिन अगर फैसला तीर्थ पुरोहितों के फेवर में नहीं आता है तो आंदोलन की शुरुआत और चुनौती धामी सरकार के लिए, क्योंकि अगले ही साल विधानसभा चुनाव। जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे की बात है तो जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सत्ता में काबिज होते ही सबसे पहले, क्योंकि तीर्थ पुरोहितों का जो आंदोलन था, जो विरोध प्रदर्शन थे उस समय पूरे जोरों पर थे, तो आते ही सबसे पहले कमेटी गठित की थी, तो कम से कम जो विरोध प्रदर्शन थे उस समय के लिए रुक गए थे। और जाहिर तौर पर क्योंकि धामी हर विवादित मुद्दे को सुलझाते आए हैं, अब तक जो भी कहिए कि उनको जितने दिन हुए हैं कुर्सी संभाले हुए, उन्होंने जितने भी विवादित मुद्दे थे या जहां भी भारतीय जनता पार्टी की पिछले 4 साल में सरकार की जो कमियां रही उनकी भरपाई करने की धामी की पूरी कोशिश रही है। अब बात करें देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे की, तो जाहिर तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जिन 51 मंदिरों के तहत साइन बोर्ड की तर्ज पर एक बोर्ड राज्य सरकार की तरफ से बनाया गया था, और उस बोर्ड को बंद करने की, उस बोर्ड को हटाने की जो पुरोहितों की मांग है वो लंबे समय से जारी है। अब देखने वाली बात यह है कि जो उच्च स्तरीय कमेटी बिठाई गई थी पूर्व सांसद की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने अपना काम कर दिया है। कमेटी ने पूर्व जो सांसद थे उनकी अध्यक्षता में लगभग 89 पेजों की जो रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री को सौंप दी। अब मुख्यमंत्री ने इस पर घोषणा करते हुए या कहिए कि इस पर एक्शन लेते हुए फिलहाल मीडिया से ये कहा है कि जो रिपोर्ट है वो उन्हें मिल चुकी है, और उस रिपोर्ट को बहुत बारीकी से अब इस पर धामी सरकार जो है वो फैसला लेगी। क्या विशाखा आपको लगता है कि जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर एक जनरेट हुआ है पिछले 4.5 वर्षों में, देखिए क्योंकि वो तो है ही, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी सत्ता में आती है, एंटी इनकम्बेंसी बनती ही बनती है। ये एक फैसला अगर देवस्थानम बोर्ड को भंग कर दिया जाता है तो ये फैसला उस एंटी इनकम्बेंसी को थोड़ा सा कम कर देगा, क्या आपको ऐसा लगता है? जी बिल्कुल पूजा, देखिए जिस तरह से अगर हम बात करें फिलहाल मुख्यमंत्री के एक्शन मोड की, तो लगभग 70% यह लगता है कि देवस्थानम बोर्ड का जो मुद्दा है वो सरकार वापस लेगी, क्योंकि जिस तरह से तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी चल रही है, जाहिर तौर पर राज्य सरकार या कोई भी मुख्यमंत्री जो आने वाले चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री का चेहरा रहने वाला, वो नहीं चाहेंगे कि फिलहाल के लिए कम से कम चुनाव के समय तक कोई जो विवादित मुद्दा है वो राज्य में रहे, और जनता का एक बड़ा वर्ग जिसको देवभूमि कहा जाता है, देवभूमि के जो तीर्थ पुरोहित हैं, जो चारों धामों के आप कहिए कि तीर्थ पुरोहित है, वो नाराज हो रहा है। ऐसा मुख्यमंत्री बिल्कुल नहीं चाहेंगे। फिलहाल जाहिर तौर पर इंतजार इस बात का है कि चुनाव से ठीक पहले कब मुख्यमंत्री एक्शन मोड में आकर इस फैसले को वापस लेते हैं। लेकिन देखिए अगर इस फैसले को एज इट इज वैसे ही रखा जाता है, जैसी ऑथराइजेशन पहले थी मुख्यमंत्री के अंडर जो थी देवस्थानम बोर्ड को लेकर, जो 4 धाम है उनकी ऑथराइजेशन को लेकर वैसे ही उसको एज इट इज रखा जाता है, तो तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन फिर शुरू हो जाएगा। कितना नुकसान ये पहुंचा सकता है अगले विधानसभा चुनाव में? देखिए पूजा, जहां तक लगता है और बात है फिलहाल तमाम सूत्रों के हवाले से जो खबर मिलती है वो यह है कि या तो धामी वापस लेंगे इस देवस्थानम बोर्ड के मुद्दे को और वो चुनाव से पहले लिया जाए, और यदि सरकार के मन में नहीं है इस फैसले से पीछे हटने की, तो इस फैसले को जो का त्यों छोड़ा जाएगा। चुनाव से पहले इस पर किसी भी तरीके का कोई फैसला राज्य सरकार की तरफ से नहीं आएगा, क्योंकि यदि वापस ना लेने का फैसला राज्य सरकार सुनाती है तो जाहिर तौर पर बड़े लेवल पर, जिस तरह से पहले भी विरोध प्रदर्शन हुए हैं, केवल देहरादून में ही नहीं, उत्तराखंड में नहीं, दिल्ली तक हुए हैं, तो जाहिर तौर पर सरकार नहीं चाहेगी। यदि वापस नहीं लेना चाहती सरकार तो चुनाव के बाद इस पर फैसला करेगी, और यदि वापस लेगी तो जाहिर तौर पर बहुत जल्द हमें देवस्थानम बोर्ड का जो मुद्दा है वो सुलझा हुआ दिखाई देगा। चलिए ठीक है विशाखा, आपसे तमाम अपडेट्स हम लगातार लेते रहेंगे। अभी फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इन जानकारियों के लिए। उत्तराखंड से अगली खबर, बड़ी जानकारी, छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस लगातार बरकरार है। छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई रोक नहीं है, धन सिंह रावत ने ये बात कही है। इस मामले में जल्द बैठक करूंगा, धन सिंह रावत कहते नजर आए, और कहा कि कर्नल कोठियाल ने छात्र संघ आंदोलन को
समर्थन दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं आपको उत्तराखंड के छात्र संघ की राजनीति से जुड़ी हुई। छात्र संघ चुनाव को लेकर असमंजस अभी तक लगातार बरकरार है कि चुनाव होगा कि चुनाव नहीं होगा, लेकिन धन सिंह रावत ने यह बात कही है कि छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई रोक नहीं है। असमंजस की जो स्थिति बरकरार है उसको लेकर उन्होंने दरअसल ये बात बोली है कि इस चुनाव को लेकर कोई रोक नहीं है, इस मामले में जल्द ही वो बैठक करेंगे, ये भी धन सिंह रावत कहते हुए नजर आए हैं। साथ ही आपको बता दें कि छात्र संघ आंदोलन को कर्नल कोठियाल समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं उत्तराखंड में स्कूल खुलते ही अब वायरल ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय में वायरल के कहर से हड़कंप मच गया है। 4 दर्जन से ज्यादा बच्चे वायरल की चपेट में आ गए हैं। 12वीं तक के अधिकांश छात्र वायरल से पीड़ित हैं। उत्तराखंड के पुरोला का दरअसल हम जिक्र कर रहे हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर में करीबन 4 दर्जन से अधिक बच्चे वायरल की चपेट में हैं। कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के अधिकांश बच्चे एक सप्ताह से वायरल से पीड़ित हैं। रविवार को पुरोला सीएचसी में 1 दर्जन से अधिक बच्चों का रैपिड और आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया। इससे पूर्व विद्यालय के 35 बच्चों का आरटीपीसीआर टेस्ट करवाया गया, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। जानकारी के मुताबिक जवाहर नवोदय विद्यालय धुनगिर में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक के अधिकांश छात्र वायरल से पीड़ित हैं। यहां सैकड़ों छात्र खांसी जुकाम की चपेट में दरअसल आ रखे हैं। वहीं उत्तराखंड गठन के बाद से अब तक प्रदेश में वोटरों की संख्या में 25 लाख का इजाफा हो चुका है। अंतरिम सरकार के बाद 2002 के पहले चुनाव में प्रदेश में 52,70,000 मतदाता थे। वहीं 2021 के विधानसभा चुनाव के लिए अब तक इनकी संख्या 78,46,000 पहुंच चुकी है। जनवरी के प्रथम सप्ताह तक ये संख्या और बढ़ जाएगी। नए वोटर कार्ड बनाने की प्रक्रिया प्रदेश में जारी है। अब राज्य में 25 लाख मतदाता जो बढ़े हैं उसकी जानकारी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। कुल मतदाताओं की संख्या अभी क्या है? 78,46,000। और कुल मतदान केंद्र कितने हैं? वो संख्या है 11,647। चुनावों के वोटर्स की अंतिम संख्या जनवरी के प्रथम सप्ताह में ही, वैसे एक तरीके से आपको बताएं तो, जारी की जाएगी। वहीं हरिद्वार में पतंजलि विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों से सफलता की उपाधि मिलते ही सैकड़ों छात्राओं के चेहरे खिल उठे। 1410 विद्यार्थियों को उपाधियों और स्वर्ण पदक से नवाजने का क्रम शुरू हुआ तो खचाखच भरा सभागार शाबाशी की तालियों से गूंजने लगा। इस दौरान छात्रों के चेहरे पर सफलता और अतिथियों के चेहरे पर खुशी की चमक साफ दिखाई दे रही थी। अगली खबर काशीपुर से आपको बताते हैं। काशीपुर में टाटा कंपनी का नकली नमक बेच रहे 4 दुकानदारों को कंपनी की इन्वेस्टिगेशन टीम ने पकड़ लिया है। आरोपियों के पास से 107 पैकेट नकली टाटा नमक बरामद हुआ है। चारों के खिलाफ कुंडा थाने में कॉपीराइट एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया है। पुलिस क्षेत्र में नकली नमक सप्लाई करने वाले गिरोह तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह दोहराया है कि 2025 तक उत्तराखंड देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनेगा। सीएम ने यह दावा किया है। इस अवधि में सरकार राज्य के हर गांव को सड़क और इंटरनेट सेवा से जोड़ देगी। वहीं सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद पिछले 4 महीने में अपना हर दिन विकास के लिए समर्पित किया है। धामी बोले कि 2025 में हम उत्तराखंड की सिल्वर जुबली एक तरीके से मना रहे हैं। तब तक हम राज्य के हर गांव को इंटरनेट और सड़कों से जोड़ देंगे। इसके लिए हमने रोड मैप तैयार किया है। साथ ही सीएम धामी ने कहा, राज्य में आवश्यकता के हिसाब से हाईवे बनाए जाएंगे। यही नहीं, हेली सेवा की सुविधा भी मुहैया करा दी जाएगी। चलिए अब बारी बड़ी खबर की। तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद में मुहर लग गई है। हंगामे के बीच दोनों सदनों से बिल पास कराए गए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने यह बिल पेश किया था। चर्चा की मांग को लेकर विपक्ष ने सदन में हंगामा काफी किया था। बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं आपको। दरअसल शीतकालीन सत्र की आज से शुरुआत हुई है। पहला दिन आज था। हंगामे भरा रहा। 2 बार सदन को स्थगित करना पड़ा, एक बार 12 बजे, एक बार 2 बजे। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से अब कृषि कानून वापसी विधेयक जो प्रस्ताव
किया गया था उसको अब वापस ले लिया गया है। अब बस राष्ट्रपति की मोहर की देर उस पर। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी केशव मोहन मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। केशव, शीतकालीन सत्र की आज शुरुआत हुई, पहला दिन था, हंगामे भरा रहा, लेकिन दोनों सदनों से कृषि कानून वापसी बिल पारित हो गया। बस एक स्टेप की और देरी है और ये तीनों कृषि कानून रद्द हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल सरकार की जिस तरीके से मंशा थी कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जब शीतकालीन सत्र शुरू होगा, उसके बाद ही हम तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेंगे और सरकार ने वैसा ही किया। और आज बहुत कम समय लगा और बहुत कम समय में ही सरकार ने जो तीनों कृषि कानून है वो दोनों सदनों से वापस ले लिए। सुबह का वक्त था जब हंगामा हुआ, उसके बाद लोकसभा से बिल पारित हुआ और फिर राज्यसभा से पारित हो गया। उसके बाद विपक्ष लगातार कहता रहा कि हम चाहते थे कि सदन में चर्चा हो, आखिर क्यों ऐसा बिल बनाया गया, लेकिन सदन और जो सत्ता पक्ष था वो चर्चा के लिए तैयार नहीं हुआ। उन्होंने साफ तौर पर इस बिल को जो है वापस ले लिया है। अब राष्ट्रपति जो है उनकी मोहर के बाद जो है ये बिल वापस हो जाएगा और आज तमाम दिल्ली के बॉर्डर्स पर जो है उल्लास देखने को मिल रहा है। सिंघू बॉर्डर की बात करें, टिकरी बॉर्डर की बात करें तो किसानों के अंदर उत्साह है। अब किसानों ने सरकार के सामने 5 मांगे रखी हैं। एमएसपी को लेकर सरकार कानून चाहते हैं, किसानों की जो हत्या हुई है उन पर सरकार उनको मुआवजा दे, ये मांग लगातार किसान कर रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में जो देखा जा रहा है कि इतना लंबा समय किसानों को लगा और सरकार ने जिस तरीके से फैसला लिया, अब तस्वीरें साफ होती हुई दिखाई दे रही है। पूजा, चलिए ठीक है केशव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपसे लगातार अपडेट्स हम लेते रहेंगे। अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर चर्चा की है। मनीष सिसोदिया ने पंजाब के शिक्षा मंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब सरकार स्कूलों पर चर्चा से भाग रही है। साथ ही मनीष सिसोदिया ने केंद्र की ओर से कृषि बिल वापसी के लिए किसानों को बधाई दी है। बताया है कि डीडीएमए की बैठक में नए वेरिएंट पर चर्चा की गई। इसके अलावा आपको बताते चलें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दरअसल नए वेरिएंट के लिए दिल्ली सरकार पूरी तरह से तैयार है, इस बात की घोषणा की है। और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई मुद्दों पर चर्चा की है। कल मैंने दिल्ली के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी करके पंजाब के शिक्षा मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया था कि आपने दिल्ली के स्कूलों में आके देखने की इच्छा जताई थी और कहा था कि 250 स्कूलों के आधार पर आप दिल्ली और पंजाब के शिक्षा मॉडल को कंपेयर करना चाहेंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि 250 स्कूल हमने दिल्ली के दे दिए। वैसे तो कितने भी स्कूल आप मांग लें, लेकिन 250 स्कूल आपने बात की, हमने 250 स्कूलों की लिस्ट दी थी और रिक्वेस्ट किया था कि शाम तक वो भी पंजाब के 250 स्कूलों की लिस्ट जारी कर दें ताकि कंपेयर किया जा सके। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि शाम तक लिस्ट जारी कर दें, लेकिन 24 घंटे हो गए। 24 घंटे तक उनकी तरफ से कोई इसका जवाब भी नहीं आया है। ऐसा लग रहा है कि अब वो शिक्षा का मैदान छोड़ के भाग गए हैं। इससे रिक्वेस्ट करता हूं, खासतौर से मैं अब पंजाब के मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा। वैसे में आपके शिक्षा मंत्री जी जो नए मंत्री बने हैं वो दावा कर रहे थे कि बहुत काम हुआ है और उनको इस बात के लिए बधाई कि उन्होंने बहुत धैर्यपूर्वक 1 साल लंबा आंदोलन चलाया और देश की लोकसभा को एक कानून जो उसने पास किया था और तमाम चीजों को दरकिनार करके लोकसभा राज्यसभा में जबरदस्ती पारित किया गया था, उसको वापस लेने पे मजबूर किया। सब लोग इसको लेके दुनिया भर में चिंतित हैं। आज हमारे जो भारत सरकार के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने पूरा एक अभी तक की जितनी भी जानकारियां मिली हैं उसके बारे में डीडीएमओ को अवगत कराया और उन्होंने भी कहा कि हम भी नजर रखे हुए हैं, सरकारें भी नजर रखेंगी, लेकिन अपनी तैयारियों में कोई कोताही नहीं करेंगी। वो चाहे वेरिएंट कितना डेडली है और कितना नहीं है, वैक्सीन पे इसका कितना असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, ये सब चीजें अभी बहुत आगे कुछ समय में, आने वाले कुछ समय में क्लियर होंगी। तैयारियां तो यह है कि अगर केसेस बढ़ते हैं किसी भी कारण से। तो पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी इन दिनों राज्य के अलग अलग हलकों के अंदर बड़ी रैलियां कर रहे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री का काफिला जब मोरेंडा हलके में पहुंचा तो वहां पर मुख्यमंत्री नन्हे बच्चों के साथ समय बिताते नजर आए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों से बातचीत की और उन्हें अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में यात्रा करवाने की बात कही। ये सुनकर बच्चे तुरंत उनके चॉपर में बैठ गए, जिसके बाद मुख्यमंत्री खुद उन बच्चों के साथ अपने सरकारी हेलीकॉप्टर में यात्रा करते नजर आए। मुख्यमंत्री ने चॉपर में बैठकर बच्चों के साथ सेल्फी ली और बच्चों को अपनी गोदी में बिठाकर उनसे बातचीत की। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का यह अंदाज पंजाब के आम लोगों को काफी अच्छा लगा।
चलिए तो खबरों में मेरे साथ अभी इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।